कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। और जो आपको दिक्कत हो उसके लिए अपन जैसे अपना ये यूनिट पूरी होगी तो अपन वो उस पर चर्चा करेंगे। तो 20 की फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है, पेस्ट पेपर अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो पेस्ट पेपर में अपने स्टार्ट करते हैं निर्देश तंत्र। सबसे छोटा टॉपिक आपके पास आज सबसे निर्देश तंत्र की बात करते हैं। निर्देश तंत्र क्या होता है? देखो, किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है। मान लो कि अपने पास कोई यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, क्या रखी हुई है, कोई यहाँ पे आपके पास क्या रखा हुआ, पार्टिकल रखा हुआ है या वस्तु रखी वस्तु पार्टिकल या कोई आपके पास वस्तु है, ठीक है। किसी वस्तु की या पार्टिकल की स्थिति को डिनोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिस तंत्र का उपयोग आप करते हो उसी को अपन क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र। और निर्देश तंत्र देखो, यानी आपके पास ये ए बिंदु है, इस ए बिंदु की आपको स्थिति डिनोट बतानी है। यानी मैं इस रूम में अभी खड़ा हूँ, तो इस रूम के सापेक्ष यानी मेरा आपके पास कौन सा सिस्टम है, कौन सी जगह में खड़ा हूँ, तो उसको डिनोट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, यानी मेरे आपके पास निर्देशांक क्या क्या है, यानी मैं किस एक्स पे खड़ा हूँ, पहले तो उस एक्स का पता होना चाहिए। कौन सा टाइम अभी चल रहा है, यानी कितने टाइम पे मैं उस बिंदु से चल के, यानी मूल बिंदु से चल के इस यहाँ, यानी ये मूल बिंदु है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, मूल बिंदु से मैं यहाँ गया तो टाइम लगा, यानी आपके पास टाइम भी है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट टाइम पता होना चाहिए, स्थिति पता होनी चाहिए, और स्थिति कौन कौन से एक्सेस में है वो पता होनी चाहिए। और इस सारी स्थिति को व्यक्त करने का जो तंत्र होता है वो क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। पहली डेफिनेशन हो गई। अब अपन बात करते हैं निर्देश तंत्र। अब जैसे कि आप निर्देश तंत्र, आप जैसे गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो, तो फोर व्हीलर में आप जो निर्देश तंत्र मानते हो, यानी आप स्पेस को मानते हो या फिर फिक्स पर्टिकुलर रीजन को मानते हो, तो उस मानो कि अपन देखो स्कूल से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल आ रहे हैं, यानी अपना एक फिक्स पॉइंट हो गया। देखो फिक्स पॉइंट क्या हो गया? आप घर से स्कूल आ रहे हो, यानी आपका प्रारंभिक बिंदु क्या हो गया? यानी ये तो आपका होम है, ये क्या है? होम है आपका, और ये क्या है? आपके स्कूल है, यानी घर से स्कूल, यानी आप कहां से जा रहे हो? घर से स्कूल जा रहे हो, यानी आपकी स्थिति पता हो गई आपको, यानी पहले आप घर पे थे, अब जा रहे हो स्कूल। कितने टाइम में जा रहे हो? टी, यानी आपके पास 30 मिनट का समय लगा, 30 मिनट का समय लगा, 20 मिनट का समय लगा, क्या लगा वो समय आपको पता है? कितनी दूरी चली अपन ने, यानी एक्स निर्देशांक, यानी एक्स और वाई अपन ने कौन से कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चले हैं, अपन को फिक्स कोऑर्डिनेट मानना है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग अपने को इसके निर्देशांक निकालने हैं। और जो निर्देशांक होते हैं उनको, जो आपके पास वहां पॉइंट होते हैं उनको निर्देशांक कहते हैं, और निर्देशांकों को व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हो? निर्देश तंत्र कहते हो। अब बात करते हैं निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी अपन ने पहले डेफिनेशन पढ़ी, अब उसके बाद पढ़ते हैं इसके टाइप। यानी आपके पास निर्देश तंत्र होता है, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला निर्देश तंत्र कौन होता है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय का मतलब इनर्शियल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम। ये क्या है आपके पास? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और इसको क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। यानी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या है? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो देखो, जिसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, जिसमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते क्या कहलाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। यानी न्यूटन के नियम, अब न्यूटन के नियम अपन बात करें, देखो आपको कुछ धक्का देता है तो वहां पे न्यूटन का नियम लागू होता है, हो जाता है। आप रेस्ट अवस्था में स्थित हो, वहां पे न्यूटन का नियम लागू हो जाता है। आप फिक्स वेग से चल रहे हो तो वहां पे भी न्यूटन का नियम लागू हो जाता है। लेकिन आपकी चाल में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आपकी चाल में जो कभी कभी आप 20 किलोमीटर की स्पीड से चलते चलते 50 किलोमीटर की स्पीड से चलने लग जाते हो, यानी आपकी स्पीड में जो परिवर्तन हुआ है, आपके वेग में जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन यानी उसको अपन क्या कहते हैं? यानी उसमें क्या उपस्थित है? एसिलेशन। उसमें आपका त्वरण उपस्थित है उस पार्टिकल में, तो वो त्वरण जुड़ के आपका वेग 60 किलोमीटर होता है, न कि प्रारंभिक वेग तो वही होता है, लेकिन त्वरण की उपस्थिति के कारण आपका वेग बढ़ जाता है। और वेग बढ़ने यानी वेग चेंज हो रहा है, यानी त्वरण सही है, त्वरण सही है तो न्यूटन के नियम लागू नहीं होंगे। न्यूटन के नियम लागू नहीं होंगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे
त्वरण रहित यानी a इक्वल टू जीरो, यानी आपके पास यहाँ न्यूटन का नियम लागू होगा। तो ये कौन सा फ्रेम कहलाएगा? जड़त्वीय फ्रेम। या फिर इसका उल्टा कर लो, जड़त्वीय फ्रेम न्यूटन के नियम लागू होंगे, तो आपके पास a इक्वल टू जीरो और त्वरण रहित प्राप्त होगा और इसका v कांस्टेंट होगा या फिर जीरो होगा। ये आपके पास क्या कहलाता है? न्यूटन का जड़त्वीय निर्देश तंत्र की जो डेफिनेशन है वो आ गई। क्या? वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियम तथा त्वरण रहित वस्तु दिखाई दे। न्यूटन के नियम तो लागू हो और परंतु जो वस्तु है, जो पार्टिकल है, वो आपको क्या दिखाई दे? त्वरण रहित हो, तो उसको क्या कहते हो आप? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हो। अब अपन बात करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में और बात कर लेते हैं। यानी देखो आपके पास a इक्वल टू क्या है? जीरो है। a को क्या कहते हो आप? m dv बाई dt और जीरो। अब यहां पे अपन बात करें m नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी पार्टिकल का द्रव्यमान जीरो नहीं होता है। यानी कोई वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। तो आपके पास इस स्थिति में क्या हो जाएगा? dv बाई dt इक्वल टू जीरो और यहां से आप v की वैल्यू निकालोगे तो v इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगी आपके पास, जो अपन ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं देखो इनके एग्जाम्पल की। अब देखो एग्जाम्पल अपन लेते हैं, तो देखो एग्जाम्पल की बात करें हम, तो देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल की बात करें, आप एक कार में जा रहे हो, किसमें जा रहे हो भाई? एक कार में जा रहे हो, उसके अंदर आपके हाथ में एक बॉल है। क्या है? एक बॉल है। तो बॉल आपके हाथ में, आपने देखो एक तो स्थिर कार है और एक कांस्टेंट वेग से चलती हुई कार है और एक कार के वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तीन प्रकार की कारें हैं। कौन सी? एक में देखो v इक्वल टू कांस्टेंट, एक में तो है v इक्वल टू जीरो, एक में है v इक्वल टू कांस्टेंट और एक है v इक्वल टू चेंज, यानी कुछ भी हो सकता है उसमें चेंज जितना हो रहा है। अब अपन बात करते हैं, देखो आपके पास मानो कि एक आपके पास क्या है? एक फोर व्हीलर बाइक है। क्या है? फोर व्हीलर आपके पास कोई वाहन है। क्या है? फोर व्हीलर वाहन। आप बैठे हो यहाँ पे तो कोई प्रश्न है P, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बॉक्स है या फिर यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। इस सेकंड पर्सन यहाँ पे बैठा है, इसके हाथ में कोई बॉल है। क्या है? कोई बॉल है। तो ये इस बॉल को जब ये ऊपर फेंकता है, क्या फेंकता है? जब ये इस बॉल को ऊपर फेंकता है तो देखो v जीरो है, यानी इसका वेग तो कुछ है ही नहीं। तो देखो व्यक्ति जिस को ऊपर फेंकता है गेंद को जैसे ही ऊपर फेंकेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस नीचे आएगी और जब वापस नीचे आएगी तो वो जिस स्थान पे है वहीं वापस आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको वापस अट्रैक्ट करता है और आपके पास ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यानी इसके अंदर आपके पास जो वस्तु जहां पे है वहीं पे रहती है, ठीक है। इसमें वस्तु की स्थिति में वस्तु बॉल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। सेकंड की बात करते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पे वही बात है
ये फर्स्ट व्यक्ति सेकंड व्यक्ति बैठा है, ये बैठा है मान लो सेकंड व्यक्ति, ठीक है। इसके पास बॉल है, ये इस बॉल को क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा, यहाँ v इक्वल टू मान लो कि 30 मीटर प्रति सेकंड है, कितना है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो यानी 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये चल रहा है, तो देखो ये चलेगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा, तो एक चलते हुए गेंद को फेंक रहा है, क्या है, चलते हुए वाहन में गेंद को ऊपर फेंक रहा है। यानी गेंद का जो बॉल है, यानी बॉल की आपके पास है जो वेग है और पर्सन का जो वेग है, दोनों का वेग क्या है, सेम है। वेग सेम होने की वजह से आपके पास जो बॉल जहां पे होती है उसके स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी बॉल आपके पास, बॉल का भी आपके पास 30 मीटर प्रति सेकंड वेग है और व्यक्ति का भी आपके पास 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो आपके पास क्या होती है, वस्तु की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। आपने बॉल को देखो, आपका वाहन आगे चल रहा है कितने के वेग से, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। अब आप चलते हुए वाहन में, जैसे जैसे आपका वाहन चल रहा है, तो आप चलते हुए वाहन में गेंद को ऊपर फेंका, तो आप देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो गेंद भी आगे बढ़ेगी। यानी देखो आपका मेरा कहने का मतलब ये है, आप देखो यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ से आपने गेंद को फेंका, ठीक है, तो यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये भी चल रही है बॉल और ये पर्सन है आपके पास, और ये भी 30 मीटर है प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक है। यानी गेंद भी 30 मीटर से, तो देखो ये यहाँ पे जैसे पर्सन आएगा 30 मीटर, यहाँ पे आ गया व्यक्ति, पर्सन यहाँ पहुंचा, तो देखो बॉल भी यहाँ आके गिरेगी। इसलिए आपको देखो चलती हुए वाहन में यानी फिक्स वेग से चल रहा है, तो आपके पास उस बॉल को देखते हो तो आपको लगता है कि कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, यानी परिवर्तन तो हो रहा है स्थिति में, लेकिन अपने को वहां पे पता नहीं होता है। तो ये आपके पास, इसमें भी आपके पास वस्तु की स्थिति क्या रहती है, अपरिवर्तित। अपन थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बॉल रखी हुई है, आपने बॉल को ऊपर फेंका, v आपके पास मान लिया क्या है इसका 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसमें क्या त्वरण है, a प्रेजेंट है, क्या है, a प्रेजेंट है, तो a प्रेजेंट है यानी a मान लेते हैं, यहाँ पे त्वरण है इसमें 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका वेग नया हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, v डेश 50 प्लस 20 यानी कि 70 मीटर प्रति सेकंड। यानी देखो आप चल रहे थे 50 से, अब चल रहे हो आप 70 है, तो 70 से चलोगे, देखो आप आगे जाओ, आप तो देखो आगे बनाओगे, जैसे कि आप यहाँ स्थित हो और आप प्रारंभ में यहाँ थे, यहाँ से आपने, यहाँ बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर आपने क्या बॉल रखी थी, बॉल को आपने ऊपर फेंका। अब आप देखो चलना था आपको 50 मीटर, चले गए आप कितने 70 मीटर, यहाँ पहुंच गए, तो बॉल तो आएगी यहाँ पे, तो यानी आपकी बॉल आके गिरेगी यहाँ पे पीछे, बॉल कहाँ गिरेगी, इस जगह, यानी बॉल थोड़ी पीछे हो जाती है, या फिर आपका वेग घट जाए, यानी आपका त्वरण -20 हो जाए, यहाँ पे क्या -20, तो -20 का मतलब इसमें से घटाओगे 30 मीटर, तो आपकी फिर ये आगे हो जाएगी, जो बॉल आगे गिरेगी, ये स्थिति होती है आपकी। तो ये आपका था इनर्शियल है और नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं, या फिर ऐसे कह सकते हो, यानी चलती हुई गाड़ी में आप पेड़ को देखते हो, चलती हुई गाड़ी में पेड़ को देखते हो, तो पेड़ भी गतिशील होते हैं, गाड़ी भी गतिशील होते हैं।
दोनों गतिशील होते हैं तो गति के नियम लागू होते हैं, तो लागू होते हैं तो आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल द्रव्यमान लागू हो जाएंगे। अब देखो एक कोई न्यूमेरिकल है, कोई क्वेश्चन है गिवन, आपको दिया हुआ r1 वेक्टर है, क्या दिया हुआ है 10i के 15j के प्लस 20k के एंड एक दूसरा निर्देश तंत्र दिया हुआ r2, ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको, क्या दी हुई है 5i के 15j के प्लस 0k के, ये दिया हुआ है, तथा v1 वेक्टर आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और v2 दिया हुआ आपको, और v2 आपको कैलकुलेट करना है, तथा t आपको दिया हुआ 10 सेकेंड। कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, ये दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, वेग v2 निकालना है, क्या निकालना है, वेग v2 निकालना है। अब वेग v2 निकालने के लिए देखो आप किसका यूज करोगे, सबसे पहली बात वेग v2 निकालने के लिए आप किसका यूज करोगे, अब देखो अपने पास r1 है, r2 है, v1 है, v2 है, v2 तो अपने पास कैलकुलेट करना ही करना है। तो देखो अपन अगर इसको स्थिति के रूप में देखें, सॉल्यूशन में देखें, तो आपको जो क्या क्या दिया हुआ है, r1 इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 10i के 15j के 20k के, r2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5i के 15j के, ठीक है, v1 दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, v2 आपको कैलकुलेट करना है, और t दिया हुआ आपको 10 सेकेंड, ठीक है, ये है। तो डायग्राम बनाए अपन इसका, यदि इसका डायग्राम बनाए तो देखो अपने पास यहाँ क्या है r1 और r2, r1 और r2, तो देखो यहाँ दो निर्देश तंत्र है आपके पास, क्या है, अपन यहाँ से बात करें, एक बिंदु ये वाला है, एक बिंदु ये वाला, मान लेते हैं ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, और ये b है, ऐसे कर सकते हो, या फिर ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, इसको ऐसे भी बना सकते हो, दो अलग अलग निर्देश तंत्र ले सकते हो, ठीक है, ये r1 वेक्टर हो गया, ये r2 वेक्टर हो गया, ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, x y x y o डेश, और मान लेते हैं क्या, ये है आपके पास v2,
टी। v1 से t समय में ये आपके पास यहाँ पहुंच जाता है। r1 की आपकी वैल्यू दी बिंदु P आपको दिया हुआ है x y z, ठीक है। अब अपने को जो जो निकालना है, अगर अपन देख रहे इसको तो देखो अलग अलग निर्देशांक r1 आपको दिया हुआ है, r2 आपको दिया हुआ है, r3 भी आपको दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर अपन संबंध देखना चाहे तो देखो r1 r2 में संबंध देख सकते हो। यहाँ से देखो अगर आप निकालना चाहिए तो देखो यहाँ से तो एक एक चीज निकलेगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ तो अपन इस डायग्राम जो सीधे सीधे ओनली इनमें संबंध निकाल सकते हैं, r1 r2 और r3 में ये संबंध निकाल सकते हैं, क्योंकि v1 और v2 तो अलग अलग दिए हुए, तो ऐसे ही दो डायग्राम बनेंगे इसमें। तो देखो एक v1 डैश तो दिया हुआ आपको, v1 यहाँ पे अगर बात करें अपन तो देखो यहाँ से अपने को यहाँ इसमें ये करना डायरेक्ट, इसमें देखो हम जानते हैं कि स्थिति सदिश r वेक्टर इक्वल टू r डैश प्लस vt कर सकते हैं। r वेक्टर इक्वल टू r डैश प्लस vt कहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। कहाँ से आता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ से अपन r1 देखो यहाँ r1 दिया हुआ है, यहाँ r2 दिया हुआ है, देखो यहाँ r1 लेंगे तो ये r1 डैश rv1, फिर सेकंड लेंगे देखो यहाँ r1 और ले अपन r1 इक्वल टू r1 डैश प्लस v1 t। सेकंड की बात करें अपन दूसरे की, r2 दिया हुआ आपको, r2 इक्वल टू r2 डैश प्लस v1 v2 t, इक्वेशन 2 हो गई दोनों चीजें। देखो अपने को ये दिया हुआ है, अपने यहाँ लिखा है, यहाँ लिख देना गिवन, ये दिया हुआ है, ये अपन ने लिख दिया। हम जानते हैं कि स्थिति सदिश ये वाली फॉर्म, इससे अपन ने r1 और r2 के वैल्यू निकालनी है। तो देखो r1 और r2 तो देखो अगर अपन बात करें, अब यहाँ से देखो आपके पास क्या दिया हुआ, r1 की वैल्यू ये रही, r2 की वैल्यू ये रही, तो यहाँ से v1 की वैल्यू आपके पास ये रही, t की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे भी ये रहेगा, v2 निकालना है, t दिया हुआ आपके पास। तो देखो सारी चीजें दी हुई है, क्या है, सारी चीजें आपको दी हुई है। तो इससे अपन कैलकुलेट करेंगे भाई आगे। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले देखो अपने को r1 r2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, r1 r2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखो अब यहाँ से अपन बात करें तो r1 r2 क्या रखनी पड़ेगी, वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो r1 r2 की वैल्यू रखें तो देखो यहाँ पे अगर अपन इसको ऐसे नहीं करके, अगर ऐसे करें इसको, देखो इसी फॉर्म को ऐसे लिखे, r1 वेक्टर इक्वल टू r1 प्लस v1t, और सेकंड लिखे r2 वेक्टर r2 प्लस v2t। अगर ऐसे लिखो आप तो ऐसे लिखने में आपकी आसानी हो जाएगी, क्योंकि r1 और r2 ये अलग निर्देशांक है, देखो यहाँ पे भी अलग अलग है, लेकिन ऐसे लिखोगे आपको तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और समीकरण 3 और 4, तो लिखो समीकरण 3 से r1 वेक्टर इक्वल टू, r1 की वैल्यू ये रखोगे क्या है, 10i के 10i के 15j के प्लस 20 के ये हो गया, प्लस v1 कितना दिया हुआ आपको 10, और t कितना दिया हुआ है 10, रख सकते हो यहाँ से आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया 10i के 15j के
20 के और ये कितना हो गया 100। कई बार ऐसा होता है इसको भी घटक में दे देता है, इसको भी घटक में दे देता है, तो घटक में दे तो घटक में रखना है। तो ये आपके पास क्या हो गया इक्वेशन है 5। इसी प्रकार R2 वेक्टर इक्वल टू, तो R2 की वैल्यू क्या है आपके पास 5i के 15j के, V2 अपने को निकालना है, तो V2 ऐसा का ऐसा रहने दो और इसके साथ में क्या करोगे 10। समीकरण है 6। ठीक है, अब आगे बात करें अपन। तो देखो R1 और R2 V2 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यदि R1 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर हो तो देखो R1 की वैल्यू क्या है 10i के 15j के और 20 के और इसमें क्या दिया हुआ है 100। इसको इधर लिखो 10i के 15j के 20 के इक्वल टू 5i के 15j के 10 V2। ठीक है, इसको इधर ले दो। देखो इससे काटोगे तो यहाँ क्या बचेगा 5i के, इससे काटोगे ये कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 20 के प्लस इसके अंदर है क्या 100, तो यहाँ कर दो 100 इक्वल टू 10 V2। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भाग दोगे इसमें, तो देखो भाग दोगे तो 5 में दोगे तो 1/2 i के, 20 में दोगे 2 के और इसमें दोगे तो 10 इक्वल टू ये हो गया आपके पास V2 की वैल्यू। V2 की वैल्यू ये हो गया है आपके पास, और वही मात्रा क्या होगा मीटर पर सेकेंड। देखो दोबारा देख लो, आप डायग्राम बना भी सकते हो, देखो डायग्राम बना भी सकते हो। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं R1 वेक्टर, इसको मान लेते हैं कैपिटल R1 और ये यहाँ से यहाँ तक आएगी A से B X और Y, यहाँ से यहाँ तो वेग हो गया V और T समय पर। ठीक है, ये हो गया V T आपके पास। तो देखो ठीक है, ये हो गया एक, तो ये मूल बिंदु O है, ऐसे ही सेकेंड बना लो V1 मान लेना, ऐसे ही सेकेंड बनाओ R1 कर दो इसको। ठीक है, ये कर दो R2, ये हो गया आपके पास R2 वेक्टर और ये हो गया V2 T, A days और B days, X days, Y days, यहाँ से ये नियम आए। तो देखो इनसे अपन ने ये बनाया, यहाँ लिख भी सकते हो त्रिभुजियों के सदिश नियम से, तो सदिश नियम से लगाओगे तो देखो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो देखो R1 देखो ये रहा R1 प्लस V1T, R1 प्लस V1T इक्वल टू R1, सेकेंड वाले में देखो R2 प्लस V2T इक्वल टू R2, तो ये कर दिया अपन ने। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू रखी, R2 की वैल्यू रखी, और आपके पास जो भी आता है अपने को चाहिए क्या V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए R1 इक्वल
अपने प्रतिबंध लगाया तो आपके पास जो भी वैल्यू है आपने काट पीट के सोल्व किया तो आपके पास V2 की वैल्यू यहाँ से आ गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो क्या है, दिया हुआ है कि R1 इक्वल टू, यानी ऐसे आएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्थिति सदिश R1 इक्वल टू ये रहा तथा R1 इक्वल टू तथा R2 इक्वल टू, आपके पास दिया हुआ है कि R1 और R2 तथा वेग V1 दिया हुआ है तथा टाइम t 10 सेकंड है तो V2 का मान है ज्ञात कीजिए। तो ये आपको लगाना है सारा फॉर्मूला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं तो देखो आगे अपन बात करते हैं किसकी, ये लेने हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो अब आपको एक डायग्राम है, देखो ये आपके पास कोई दो निर्देश तंत्र हैं, दो निर्देश तंत्र है, ठीक है। यहाँ कर देना O इक्वल टू ओडीस। मान लेते हैं प्रारंभ में कोई व्यक्ति है तो यहाँ से चलता है और ये आपके पास यहाँ आ जाता है, ठीक है। इसको ए पथ मान लेते हैं। उसके बाद में दूसरा व्यक्ति आया, इस पथ से चला हो, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो पद है, मान लेते हैं इसका कोण आपके पास क्या है अल्फा 1, इसका क्या है अल्फा 2। अब मान लेते हैं अल्फा 2 है, मान लेते हैं ये आपके पास U2 वेग से है, किससे U2 से, और ये आपके पास है U1 वेग से, ठीक है। ये डायग्राम है, ध्यान से समझना। अब देखो इनको अपन अलग अलग बनाना चाहिए, इसको अलग अलग बनाना चाहिए। ठीक है, अब इसको अलग अलग बनाना चाहिए। तो देखो अलग अलग में पहला डायग्राम क्या है, मान लेते हैं एस तंत्र है, ये O बिंदु है, यहाँ आया, मान लेते हैं ये अल्फा 1 कोण है, क्या है, और ये U1 इसका वेग है, ठीक है। ये बी पथ है, ध्यान रखना। तो अपन देखो इसको घटक रूप में विभाजित करना चाहिए, किसमें घटक रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, y एक्सेस है, ये x और ये y, तो y एक्सेस है तो यहाँ पे देखो y एक्सेस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस साइन अल्फा 1, और यहाँ पे क्या होगा कोस अल्फा 1 साइन अल्फा 1 और कोस अल्फा 1, ठीक है। साइन अल्फा 1 और कोस अल्फा 1, लेकिन यहाँ आने में टाइम भी लगाए, तो ठीक है वो भी आगे काम मिलेंगे। ऐसे ही सेकंड वाला ऐसे डेस तंत्र है, ये ए पद है, मान लिए कि इसका अल्फा 2 कोण है ओ डेस में, मान लेते हैं कि इसका स्थिति सदिश U2 है, ठीक है। वही घटक रूप, इसका घटक क्या हो जाएगा साइन अल्फा 2 और ये क्या हो जाएगा कोस अल्फा 2 एक्स डेस और वाई डेस, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन है आपके पास। देखो यहाँ से अपन क्वेश्चन की बात करें तो देखो एक प्रक्षेप्य को, देखो ऐसा आता है एक प्रक्षेप्य सिद्ध कीजिए, यानी एक प्रक्षेप्य को दूसरे प्रक्षेप्य पथ से देखने पर उसका पथ कैसा होना चाहिए, सरल रेखीय होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन है भाई, देखो ये सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य पथ को दूसरे प्रक्षेप्य पथ से देखने पर सदैव सरल रेखीय प्राप्त होता है। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अपन ने डायग्राम तो बना लिया है, दो अलग अलग प्रक्षेप्य हैं, दोनों को अपन ने अलग अलग डायग्राम बना लिए। अब इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले देखो एस डेस एस तंत्र के लिए, एस तंत्र के लिए क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या होता है, तो एस निर्देश तंत्र है आपकी बात। तो क्षैतिज घटक का मतलब है एक्स, क्षैतिज घटक का मतलब है एक्स। तो एक्स का आपके पास क्या बना रहे हैं, कोस अल्फा 1 और टाइम कितना लग रहा है टी, इक्वेशन 1। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक y इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो क्षैतिज घटक में ओनली आपके पास एक घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक में यहाँ त्वरण भी आएगा, त्वरण या फिर आप जिसको कहते हो ग्रेविटेशनल फोर्स जी लग रहा है, यहाँ पे भी जी लग रहा है। तो जी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। और देखो अपने को पता है यहाँ पे कौन सी गति के नियम, गति की जो समीकरण होती है वो लागू होती है। तो देखो यहाँ पे पहला तो देखो कोस की जगह क्या आ जाएगा y, तो साइन अल्फा 1 टी, फिर 1/2 आपने पढ़ा होगा प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, तो 1/2, तो जी क्या है यहाँ पे नेगेटिव है, तो 1/2 और जी टी स्क्वायर, इक्वेशन है 2। तंत्र तथा तंत्र एस डेस में वो ही करना है। सबसे पहले क्षैतिज घटक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब एक्स डेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले कोस अल्फा बनता है, अब क्या हो जाएगा कोस अल्फा 2। देखो क्योंकि अल्फा 1 अब क्या आ जाएगा अल्फा 2 और टी तो इसके साथ आएगा। ठीक है, समीकरण 3। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक, y डेश, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा 2t माइनस 1/2 और जी टी स्क्वायर, समीकरण 4। ठीक है, क्योंकि स्लोप n इक्वल टू क्या होता है,
माइनस वाई और एक्स डैश माइनस एक्स, समीकरण 5। ये आपने पढ़ा होगा स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वही फॉर्मूला है। यहाँ इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, वही फॉर्मूला है भाई। तो ये फॉर्मूला तो लिखो समीकरण 5 में 1 2 3 4 से मान रखने पर, रखो मान रखोगे तो यहां देखो m इक्वल टू देखो y1 डैश देखो क्या है, साइन अल्फा 2t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस, ये रहा माइनस। ठीक है, तो माइनस आपके पास पहले में क्या है, साइन अल्फा 1t प्लस 1/2 gt स्क्वायर बटे यहाँ क्या लिखोगे, कोस अल्फा 2 t माइनस कोस अल्फा 1 t। तो देखो कोस अल्फा 1t माइनस कोस अल्फा 2t, तो ये क्या हो गया आपके पास, तो देखो ये तो इससे कट गया कैंसिल, और देखो इस t से ये t भी कैंसिल है, हो गया। तो आपके पास बचा गया m इक्वल टू बचा गया साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 अपॉन कोस अल्फा 2 माइनस कोस अल्फा 1, ये बचा है। तो इसको अगर अपन ऐसे माने m इक्वल टू कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx, जो सरल रेखा की समीकरण है। ठीक है, ये आपको काम करना है। दोबारा और देख लो, देखो किसी ने एक प्रक्षेप्य पथ को दूसरे प्रक्षेप्य पथ से देखने पर सरल रेखीय प्राप्त होता है। तो अपन ने क्या किया, दोनों का डायग्राम बनाया। पहले तो ये मूल डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोनों को अलग अलग किया, घटक रूप में विभाजित किया, और फिर अपन ने लिया सबसे पहले निर्देश क्षेत्र S में क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, कौन सी गति के नियम गति की तीनों समीकरणों का यूज किया भाई, गति के फर्स्ट है सेकंड है, जो भी आप खुद देखोगे। तो गति की समीकरणों का यूज करते हुए अपन ने ये लगाया, सेकंड वाली ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त किया है। इसी प्रकार ये चारों समीकरण स्लोप का फॉर्मूला जानते हो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मान रखा तो gt से gt कैंसिल हो गया, यहाँ से t से t नीचे, t से t नीचे, तो आपके पास क्या बचा, साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 cos अल्फा 2 माइनस cos अल्फा 1, इसको मान लेंगे कैपिटल y अपॉन x, और ये आपके पास किसके बराबर है, सरल रेखा के समीकरण के बराबर है, जो हमें सिद्ध करना है। धन्यवाद, आज की क्लास के लिए इतना ही।